सर पेपर चेक हो गए? जी। पेपर चेक हो गए सर? पेपर अभी रहते हैं कुछ, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में तो स्लो स्लो मैं आज सॉल्यूशन अपलोड कर लूँगा फिर भी, ताकि आपको अंदाज़ा लग हाँ, जाए। जी सर। सही ना? तो सॉल्यूशन में मार्क्स सर कब तक बता देंगे फिर आप? कोशिश होगी कि ट्यूसडे या वेडनेसडे कमिंग तक हो जाए सारा, क्योंकि अभी दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है मेरा। पूरा 4 सब्जेक्ट है ना, तो अभी दूसरा अच्छा होने अच्छा। वाला है। हाँ, हार्ड फॉर्म में इजी होता है चेक करना। जी सर, सॉफ्ट वो तो बिल्कुल जाहिर है। अब आपको यहाँ पर पीडीएफ खोलनी पड़ती है एक एक स्टूडेंट की। और इसमें फिर फिर उस बार पर बार मार्कर वगैरह भी फिर जो है नहीं चला सकते। उसमें कमेंट फॉरन दे दो, इसमें लिखो फिर बार जी बार। सॉल्यूशन फिर भी आज अपलोड कर लूँगा इंशाल्लाह। असल में रात अपलोड करने वाला था, लेकिन नेट का मसला हो गया था कल शाम से ही। अच्छा सर। सर आप मैकेनिकल वाइब्रेशन भी पढ़ा रहे हैं? हाँ, अच्छा। सीवीटी हमें में से। वैसे सर ये सर नदीम सलीम पढ़ाते हैं ना? हाँ, वैसे नदीम से नहीं पढ़ाते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन। अच्छा। इस बार आपको मिला? जी हाँ, इसमें तो मुझे लाडे भी मिला हुआ है, सीवीटी भी मिला हुआ है। चारों सब्जेक्ट अच्छा। माशाल्लाह एफर्ट वाले ही हैं। हमारे सर 7th सेमेस्टर में है ये वाइब्रेशन। हाँ, देखते हैं तब किसको मिलता है। क्यों चेंज करते रहते हैं ये लोग। तो ये सॉल्यूशन आज मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। किस चीज का सॉल्यूशन सर? पेपर का, जैसे कि आप अंदाज़ा लग जाए कि क्वेश्चन सही किए हैं या नहीं किए। आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेसिबल फ्लो। किसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो? किसी को कुछ अंदाजा है? कंप्रेसिबल फ्लो किसको बोलते हैं? सर जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट ना हो और जो है आप फ्लूइड को इजीली कंप्रेस कर सकें। सही है, डेंसिटी वेरी कर रही है और फ्लूइड को इजीली कंप्रेस कर सकें, यही है कंप्रेसिबल फ्लो। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। और क्विज की टाइमिंग पता चल गई होगी आपको। 2 टॉपिक है जो हमने पढ़े हुए हैं। सर कल है ना? हाँ, क्विज कल है। 3 से 4:30। हाँ, क्या अभी 3 लेने हैं ना, जल्दी जल्दी लेते जाए नॉर्मल टॉपिक के। कंप्रेसिबल फ्लो होता क्या है? इट इज़ द फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज। जैसे आपने कहा उसमें डेंसिटी चेंज हो। जैसे कि हमारे पास सारे रियल फ्लूइड होते हैं, वो कंप्रेसिबल होते हैं कुछ एक्सटेंट तक। कुछ ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, कुछ कम होते हैं, लेकिन कंप्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नहीं होते हैं अमूमन। ठीक है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कंप्रेसिबल है। अब कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? एयर है जैसे हमारे पास, या कोई गैस है। ठीक है, तो उसको हम कंप्रेस करेंगे तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के फ्लूइड को हम बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब बताएं, इफ द रिलेटिव। सर जिसकी डेंसिटी कंप्रेस करने से चेंज हो जाए वो जी कंप्रेसिबल हाँ, फ्लूइड है। जिसकी डेंसिटी कंप्रेस करने से चेंज हो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, इफ द रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी पार्शियल, मतलब डेंसिटी चेंज कितनी हो रही है अपॉन चेंज डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी टू दी चेंज स्मॉल हो, तो फ्लूइड कैन बी ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। अब बताया इनकम्प्रेसिबल कब कहलाता है? अगर हम जो है किस कंडीशन में हम रियल फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं? अगर सपोज करें जैसे कि वाटर है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी इतनी चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है, सपोज करें तो
हमारे पास क्या होगा फिर, अगर हमारे पास उसका चेंज इन डेंसिटी आफ्टर कंप्रेशन टू दी रेशियो बिटवीन दी चेंज इन डेंसिटी आफ्टर कंप्रेशन टू दी डेंसिटी बिफोर दी कंप्रेशन कितनी थी, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालें तो इतना ना आए, ठीक है, बहुत स्मॉल आए, तब हम बोलते हैं इस फ्लूइड को हम ट्रीट करते हैं इनकम्प्रेसिबल इन रियल लाइफ, ठीक है। लेकिन सर रियल, लिक्विड्स तो वैसे भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं ना? हाँ इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनकी डेंसिटी वेरिएशन स्मॉल ही होती है, ना होने के बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें क्या होता है कि ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए हम उनको इनकम्प्रेसिबल ट्रीट कर रहे होते हैं। वालेकुम सलाम। तो इसलिए उनको हम इनकम्प्रेसिबल ट्रीट कर रहे होते हैं। अब कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन कौन से हैं? एयर, जिसमें हमारे पास क्या है, कैन बी कंसीडर एज इनकम्प्रेस विथ कांस्टेंट रो। अब हम बताएं एयर को हम इनकम्प्रेस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब हम डेंसिटी को कांस्टेंट ले लें तब भी होगी, ठीक है। अगर सपोज करें एयर है हमारे पास, कंप्रेस नहीं करो, एलिवेशन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें स्मॉल चेंज आएगी, किसमें एक्सेलरेशन स्मॉल होगी, उसमें चेंजिंग, और टेम्परेचर की चेंजिंग भी निग्लिजिबल होगी, जैसे कि हमारे एयर में ऊपर ऊपर मूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करते जा रहे हैं। लाजिम बात है, एक तो जीरो से जाएंगे तो हमारे पास 5000 या 10,000 मीटर पे फिर तो लाजिम बात चेंजिंग होगी, लेकिन नीचे से थोड़ा थोड़ा इनिशियल डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास चेंजिंग इतनी नहीं होती, तब हम पास उस कंडीशन पे इनकम्प्रेसिबल कह सकते हैं। अगर हम एलिवेशन से देखें तो स्मॉल एलिवेशन पर, जब ज़्यादा जाएंगे तब तो लाजिम बात है हमारे पास चेंजिंग होगी। जैसे कि यहाँ पर देख लेने पे जो, अब अगर सपोज करें यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो लाजमी बात है टेम्परेचर में चेंजिंग अच्छी खासी होगी। तो अब बताए गैसेस को नॉर्मली हम कंप्रेसिबल ट्रीट करते हैं फ्लूइड को, तो इस तरह की स्टडी को जब हम पढ़ते हैं गैसेस की स्टडी को, इनकम्प्रेसिबल फ्लो को, उसको हम बोलते हैं गैस डायनामिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं जिसमें कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू नोजल या ओरिफिस। जैसे कि हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लो को हमारे पास गैसेस हैं, इनको हम पास करें नोजल से या ओरिफिस मीटर से, तो हमारे पास क्या है, इसका एरिया चेंज हो रहा होता है। तो उसमें क्या है, गैसेस जो हैं कंप्रेस हो जाती हैं फिर एक्सपेंड होती हैं, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट कर रहा होता है। दूसरा कंप्रेसर में, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर्स यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट जगह पे कंप्रेसर्स यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्रेसर क्या कर रहा होता है, उसमें कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ा रहा होता है और टेम्परेचर चेंज कर रहा होता है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी कुछ ना कुछ हद तक गैसेस को इनको इफेक्ट कर रही होती है। तो वो डिपेंड कर रहा है हम डिज़ायरेबल इफेक्ट है हमारे पास कंप्रेस करना है या नहीं करना, वो डिपेंड कर रहा है एप्लीकेशन पे। तो जैसे कि फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मूविंग एट हायर एल्टीट्यूड। अब बताए जैसे कि फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन जैसे मूव करती है, उसमें भी क्या होगा, एयर होगी या दूसरे जो हमारे पास मूव कर रहे हैं पैरामीटर हैं, तो सारे इफेक्ट कर रहे होंगे इनको। तो एंड प्रोजेक्टाइल मूविंग एट अ हायर एल्टीट्यूड, और कोई भी एक बॉडी, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हम लेते हैं, या कोई भी एक बॉडी है जो हमारे पास मूव कर रही है किसी हायर एल्टीट्यूड पे, उसमें भी क्या होगा, इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। और वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग आपने पढ़ा होगा फ्लूइड 1 में। तो वाटर हैमरिंग सडन ब्रॉड लाते हैं रेस्ट में फ्लूइड को, तब यहाँ पास क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड की हो जाती है कुछ ना कुछ हद तक। तो उसमें भी हमारे पास क्या हो रहा सर ये होता है, दोबारा बताइएगा। वाटर हैमरिंग क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सडन ब्रॉड करें रेस्ट में फ्लूइड को, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें क्या कर रहा होता है, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा होता है, जिसमें तो उसको हम बोलते हैं वाटर हैमरिंग। तो वाटर हैमरिंग में क्या होता है हमारे पास, इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी, अगर सडनली ब्रॉड लाएंगे रेस्ट जैसे मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एकदम लिक्विड एकदम एक जगह पे इफेक्ट कर रहा होगा, तब हमारे पास इसमें भी क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट कर रही होगी। अब बताओ यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी किस चीज को इफेक्ट कर रही होती और है। सर अकोस्टिक्स, ये अकोस्टिक्स क्या है सर? अकाउस्टिक से जो ये कंप्रेस इसी से रिलेटेड है, वाटर हैमरिंग से, ठीक है। तो अकाउस्टिक्स तो सर ये साउंड की वो स्टडी को कहते हैं। अकाउस्टिक मतलब कि इसमें साउंड की स्टडी होती है ना, तो ये होगा कि साउंड की वेव्स हैं या कोई भी ज़्यादा धमाका हो रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा धमाका होगा अगर सपोज करें, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो उसमें क्या होता है, एयर जो है इर्द गिर्द डिस्टर्ब होती है, तो ये डिपेंड कर रहा है साउंड का लेवल कौन सा है, ठीक है। तो ये इस सारी चीज़ों में कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एक जगह धमाका हो रहा है या आवाज़ तेज़ हो रहा है, जैसे कि स्पीकर्स हैं, तो साइड में क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर को ये डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, यही हो रहा होता है। जैसे ही कोई दूर बैठा है, अगर स्पीकर हम बड़े चला रहे हैं तो क्या होगा, जी सर, वेव्स जाएंगे, लेकिन सर वाटर हैमरिंग का इफेक्ट होता किस वजह से, मतलब कि ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है?
वाटर हैमरिंग जो है हम सडन ब्रॉट लाए रेस्ट में उसको लिक्विड कोई मूविंग है, ठीक है, उसको हम सडनली ब्रॉट लाए रेस्ट में, तो तब सही सर सही। ठीक है ना, तो वहाँ पास क्या होगा, तो वहाँ पास ये वाटर हैमरिंग इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, प्रेशर बढ़ जाता है फिर बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वाटर हैमरिंग में यही हो रहा होगा कि प्रेशर बढ़ जाए। जहाँ तक मुझे याद है वाटर हैमरिंग यही था, आपको याद है क्या था? जी सर, इसी से रिलेटेड था मेरे ख्याल से सर। इसमें नॉर्मली ये हो रहा होता है कि हमारे पास सडनली ब्रॉट लाते हैं रेस्ट में, जैसे कि हमारे पास वॉल्स कोई ऑपरेट कर रहे हैं, सपोज करें, जहाँ तक मुझे याद है, जैसे कि हमारे पास कोई पाइप्स हैं उसमें वॉल्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें वॉल्स लगे होते हैं, तो हमारे पास सडनली ब्रॉट रेस्ट में तभी ला रहे होते हैं लिक्विड को, तो हमारे पास क्या होगा, सर प्रेशर एक राइज हो जाता है इसमें, जहाँ तक मुझे याद है। एक तो सर उसमें भी तो होती है ना सर, जो स्टीम के और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब स्टीम के साथ आपका ठंडा पानी मिलता है तो वहां पे भी तो हैमरिंग होती है ना सर। ये मैं बता रहा हूँ वही इफेक्ट है सर ये। हाँ, वाटर हैमरिंग वही वही इफेक्ट है, इसमें वाटर की वजह से हो रही है। अब क्या होगा इसमें, जैसे कि लिक्विड मूव कर रहा है अंदर पाइप के, तो उसमें सडन राइज हो गया है प्रेशर में, जैसे कि गैसेज होंगी लाजमी बात है, तो उसमें भी क्या होगा, सडन राइज हो गया प्रेशर में। जी जी सर। तो सडन राइज होगा प्रेशर में, तो बस क्या होगा, वो वेव्स क्रिएट करेंगी, वो इफेक्ट करेंगी फ्लूइड के थ्रू उसको, जो सरफेस है, जो हमारे पास है पाइप होगा, जैसे कि यहाँ पाइप है कोई भी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सडन ब्रॉट लाते हैं रेस्ट में, तो हमारे पास प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो हमारे पास इफेक्ट होगा कहाँ होगा, इसकी वॉल्स पे होगा या पाइप पे होगा, तो उसको हम बोलते हैं वाटर हैमरिंग। आपको याद है कौन सी डेफिनेशन थी, यही थी या कुछ और थी, जो आपको याद हो तो? सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है सर अभी इस वक्त। चलने सही है, तो मेरे ख्याल में इसी तरह सही थी, फिर भी देख लेना। ये फ्लूइड 1 का टॉपिक था, तो मैंने अभी इससे ज़्यादा रिपीट नहीं किया था, फिर भी देख लेना। मेरे ख्याल में यही था कि फ्लूइड को सडनली ब्रॉट करें रेस्ट में, या उसका प्रेशर बढ़ जाए, तो वो इफेक्ट कर रहा होगा किस पे, वॉल्स पे, पंप की, या जो हमारे पास जो हमारे वॉल्स हैं, जो जिस सरफेस पे है उस पे हमारे पास इफेक्ट कर रहा हो। तो कुछ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ने थर्मल रिलेशनशिप आपने पढ़े होंगे, ये पी वी इज इक्वल टू आर टी, मतलब पी वी इज इक्वल एन आर टी हमने पढ़ा था, तो ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैं था ये आपको क्वेश्चन याद होंगी। पी वी इज इक्वल टू एम आर टी में रिलेशनशिप था ये वाला, एम बाई वी जिसमें रोल ले रहे थे, तो आर टी, ये याद है रिलेशनशिप? जी जी सर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास अगर हमारे पास गैस है, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन दे रहे होते हैं, यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं लिक्विड को किसी भी कंडीशन से एक से दूसरी से, तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो फॉलो करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या एम आर टी, ये डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं या मास ले रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बोल रहा है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द परफेक्ट गैस, ठीक है। आर क्या था, गैस कांस्टेंट था, तो ये सिंपली इक्वेशंस बताई हुई, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी या रो आर टी। तो एम क्या था यहाँ पर, अगर एम आर टी यूज हो रहा है मास था, एन आर टी यूज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स थे। इस पे हीट क्या थी हमारे पास, हमारे पास इस पे हीट थी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ किसी भी मास का या लिक्विड का बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट जो हम ले रहे थे, तो वहाँ पर टेम्परेचर राइज करें 1 डिग्री से, तब हम लेते थे स्पेस हीट। तो स्पेस हीट हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम पे थी और प्रेशर थी, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। यस सर, इंटर में। इंटर में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा? सर ये स्लाइड हमें शेयर कर दीजिएगा LMS पे चलो प्लीज। चलो मैं शेयर करूंगा। सर इसमें ये था ना कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता था वो आर के बराबर आता था। हाँ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल, इसमें तो सी पी इज इक्वल सी वी प्लस आर था, लेकिन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर था, यही था, सर ठीक है ना। आपने ये थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स 1 में। यस सर। यस सर, ये सब चीजें पढ़ के आए हम। ठीक है, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर था, आर क्या था, गैस कांस्टेंट था, और सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा लेते थे, ठीक है। ये हमारे पास था, किसी बुक में गामा होगा, किसी बुक में के यूज होगा, सी पी अपन सी वी इज इक्वल टू के इस्तेमाल, किसी में गामा यूज हुआ है, तो ये रेशियो था इनका दोनों का, ठीक है। और
इसमें कौन आइसोकोरिक आपने प्रोसेस पढ़ोगे, थर्मल प्रोसेसेस क्या है आपने पढ़ा होगा आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, आइसोबैरिक जिसमें कांस्टेंट, आइसोबैरिक किसको बोलते प्रेशर हैं, रिमेंस प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट, टेम्परेचर एडियाबैटिक, कांस्टेंट सर। सर हीट कांस्टेंट। ठीक है, हीट जो है सिस्टम में कांस्टेंट है, तो वही वाले प्रोसेस हैं, तो उनकी इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स से रिव्यू की गई है। अब जैसे कि आइसोकोरिक है प्रोसेस, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जैसे कि आप पास गैस को हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं किसी भी इनक्लोज स्पेस में, तो हमारे पास क्या होगा, हीट एडेड जो है सीपी डेल्टा टी या सीवी डेल्टा टी डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है, आइसोकोरिक है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो इसलिए Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T हो जाता है। तो हीट एडेड टू द सिस्टम क्या होगा, Q इज इक्वल CV डेल्टा T होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला। अगर आइसोबैरिक होता तो हमारे पास Q इज इक्वल CP डेल्टा T होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आइसोकोरिक को हम डील कर रहे हैं तो Q इज इक्वल CV डेल्टा T होगा। वर्क जो है हमारे पास बाउंड्री मूविंग नहीं है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है, तो वर्क जो है 0 के बराबर होता है। और इसमें जो रिलेशनशिप यूज होता है T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1। ठीक है, क्योंकि ये आपने थर्मो ड्राइव किए होंगे सारे रिलेशनशिप, थर्मो 1 में आपने थर्मो 1 यस पढ़ी सर, होगी। ठीक है ना, तो थर्मो 1 में ये सारे यस रिलेशनशिप सर। आपने ड्राइव किए होंगे। इस तरह कांस्टेंट प्रेशर का है Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T, जिसमें प्रेशर रिमेन कांस्टेंट हो, चेंज इन स्टेट ऑफ गैस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एक जगह से एक प्रोसेस से दूसरे मतलब स्टेट में जाएं तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट होगा। अगर आप सपोज करें एक वाटर है उसको हम बॉयल कर रहे हैं तो हम क्या करें, बाउंड्री को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज करें कि किसी कंटेनर में हमने रखा हुआ है या पिस्टन सिलेंडर में है कोई भी चीज़, तो हमारे पास वाटर रखा हुआ है उसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा, वैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा अगर बाउंड्री फिक्स रखें। अगर हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री मूवेबल रखें, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं तो वाटर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होना शुरू होगा तो जैसे कि हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ना एक्सपेंड होना शुरू होगा, तो वहाँ पर क्या बाउंड्री मूव करेगी तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर जो है सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बताया कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहे हैं, तब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तब बताया हुआ है कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट किया हुआ है इस कंडीशन में, तो हमारे पास हीट एडेड टू सिस्टम क्या होगा, Q इज इक्वल CP डेल्टा T, तो T2 माइनस T1 डेल्टा T को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह बाउंड्री क्या होगी इसमें, जैसे सर मैंने बाउंड्री बताया, को मूव करने से क्या होगा? जैसे बाउंड्री को मूव कराने से क्या होगा? जैसे यहाँ बाउंड्री फिक्स होती तो हमारे पास क्या होता, बताता हूँ एक बना के। सर बाउंड्री जो फिक्स होती है वो आइसोकोरिक में होती है ना? नहीं नहीं, आइसोकोरिक में नहीं होती, आइसोकोरिक में फिक्स होती है, इसमें मूवेबल होती है। सही है, सर यही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ। तो मैं एक लिक्विड दिखाना चाह रहा हूँ, अगर बाउंड्री सपोज करें फिक्स्ड है, ये इस तरह का एग्जांपल सपोज करें। ठीक है, यहाँ पर के पिस्टन सिलेंडर का मैं गूगल से देख लेता हूँ, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर बाउंड्री फिक्स्ड होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें प्रेशर नीचे से कोई लिक्विड है तो हमारे पास क्या होगा, हीट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी वाटर हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं बढ़ता, गूगल भी यस सर, टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो बॉयल होने से पहले तक वॉल्यूम जो है सेम रहा होता है लिक्विड का, यही हो रहा होता है कंटेनर में किसी में पड़ा रहे लिक्विड, तो अगर बाउंड्री फिक्स है तो यस सर। यही हो रहा होता है। अगर घर में कोई कंटेनर है उसमें वाटर को हीट कर रहे हैं, ढक्कन लगा लेते हैं ऊपर, ठीक है, क्रॉस बंद कर लेते हैं, तो बाउंड्री मतलब हमने फिक्स्ड कर दी, तो हमारे पास हीट दे रहे हैं, तो बिफोर बॉयलिंग तो हमारे पास हीट देते जा रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर चेंज हो रहा है, यही हो रहा होता है। यस ठीक है, अगर हम सपोज करें कि बाउंड्री मूविंग है, सर अगर हम उसको प्रेशर उसका अगर कांस्टेंट रखे ही नहीं, चेंज करते जाए, तो सर वो बॉईल होगा ही नहीं। तो बॉयल होगा नहीं, सही है, तो उसमें आप बॉयल हो भी सकता है, वो डिपेंड कर रहा है हम कितनी चेंजिंग ला रहे हैं। एक कंडीशन आएगी बॉयल हो जाएगा, कैसे, अगर सपोज करें वाटर की एक्सपेंड की कैपेसिटी कुछ थी, ठीक है, अगर सपोज कंटेनर बहुत बड़ा है ऊपर से मूव करता जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक कंडीशन आएगी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या, एक कंडीशन पे ये बॉयल हो जाएगा,
सर इसमें जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा सेंटीग्रेड पे देना होगा तब जाके बॉयल हाँ होगा। तब हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा तब भी हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा लिक्विड बॉयल। लेकिन प्रेशर अगर कम कर दें प्रेशर फिर कम भी करने हो तो जाएगा, लाजमी बात है जल्दी हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर है, इसमें क्या है कोई भी गैस लिखी हुई है 1 kg की, कोई भी गैस है। तो हम क्या करें, यहाँ से एनर्जी इन या हीट दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे हीट दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम पहले फिक्स था, बाउंड्री अब क्या है हमारे पास मूविंग बाउंड्री है। तो हमारे पास हीट देंगे तो हमारे पास क्या होगा, बाउंड्री ऊपर जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो प्रेशर बढ़ने की करेगा, लेकिन बाउंड्री मूव होती जा रही है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सही यही होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सर एनर्जी देने से, हीट देने से हमारी जो प्रेशर बढ़ेगा उसको हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे बाय बाउंड्री को मूव कराने से। जी हाँ, जितना ज़्यादा बाउंड्री ज़्यादा बड़ी होगी तो लाजिम बात है एक कंडीशन आ जाएगी, ये लिक्विड एक्सपेंड होता जाएगा, तो एक कंडीशन आएगी जिसपे ये बॉयल हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो। अगर वॉल्यूम हम इंक्रीज करते जा रहे हैं इसका, सही वॉल्यूम तो लाजिम बात है इंक्रीज होगा, बाउंड्री मूव कर रही है, पहले इतना वॉल्यूम स्पेसिफाई कर रहा था तो अब वॉल्यूम ज़्यादा स्पेसिफाई करता जाएगा लिक्विड, यही हो रहा होगा जब बाउंड्री मूव कर रही होगी। यस सर। ठीक है, तो यही कंडीशन बताई हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, वर्क होगा जो बाउंड्री वर्क हो रहा होगा। ठीक है ना, तो मूविंग बाउंड्री वर्क हो रहा होगा जिसको हम पी डी वी से रिप्रेजेंट करते हैं मूविंग बाउंड्री वर्क को। ठीक है, तो हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी डी वी से। तो इसमें बताया हुआ है कि जो वर्क होगा हमारे पास, वर्क डन टू दिस कंपनसेट करना है प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए, तो उसमें बाउंड्री वर्क क्रिएट होगा जिसको हम बाउंड्री वर्क बोलते हैं, जिसको हम देते हैं पी डी वी से या पी वी टू माइनस वी वन से। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशनशिप यूज होता है T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई D1। सही है, क्लियर है? यस सर। इस तरह होता है आइसोथर्मल प्रेशर प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या करें, किसी चीज़ को हम कंप्रेस करें या हम हीट ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, कोशिश करें हमारे पास टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, प्रोसेस। तो जैसे बताया, व्हेन अ वर्किंग सब्सटेंस इन अ सिलेंडर बिहाइंड अ पिस्टन एक्सपेंड फ्रॉम हायर प्रेशर देयर इज टेंडेंसी फॉर टेम्परेचर टू फॉल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास बताया हुआ है कि जब भी हम वर्किंग सब्सटेंस है किसी भी सिलेंडर में, पिस्टन के नीचे जो एक्सपेंड कर रहा है हायर प्रेशर पे, तो उसमें टेम्परेचर का फॉल होने का होता है। अगर जैसे कि हमारे पास कोई भी हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसी केस में हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास क्या टेम्परेचर फॉल कर रहे हैं और हमारे पास हीट एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पिस्टन जो है मूव करने करेगा तो टेम्परेचर फॉल होने की करेगा, लाजमी बात है, हम कूल कर रहे हैं इसको। अगर हम कोई कंडीशन दे दें इसमें, जैसे कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो, तब हमारे पास कहलाया जाता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस। कि जैसे कि हम कोई इंसुलेशन लगा लें या कोई भी हमारे पास कंडीशन देते हैं, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो, उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, इसमें सारी चीज़ें वैसे चेंज होनी होती हैं, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट किया हुआ है। तो उसमें जो यहाँ पर हीट एडेड सिस्टम होगी, P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 या RT1 नेचुरल लॉग ऑफ ρ1 बाय ρ2। अब ρ1 बाय ρ2 कहाँ से आए, हमें V2 बाय V1 लिया हुआ है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी हो जाएगा ये। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए ये यहाँ से निकाला हुआ है, उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ना, तो डेंसिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, आपको पता हो तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो ये वहाँ से निकाला हुआ है, ये ρ1 बाय ρ2। इस तरह वर्क डन होता है इसमें, जो लिया जाए P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है, वैसे इक्वेशन होती है P1 V1 बाय T1 इज इक्वल P2 V2 बाय T2। तो अब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। सही है, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। तो वैसे जनरल इक्वेशन होती है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल P2 V2 अपॉन T2 होती है, ये आपने पढ़ी होगी थर्मोडायनामिक्स में, तो ये वहां से रिलेशनशिप सारे निकले हुए हैं। यस सर, उसमें कोई एक चीज कांस्टेंट होती है। जी हाँ। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पीवी एन आपने पढ़ा होगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या पीवी के इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डिफरेंट बुक्स से हैं तो डिफरेंट सिंबल्स यूज की गई हैं, तो इसने गामा यूज किया है, तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट या पी बाय रो गामा इज इक्वल टू
कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रेशर प्रोसेस में जिसमें नो हीट एडेड टू दी सिस्टम, या सिस्टम से ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं हीट, तो उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल भी कह सकते हैं, रिवर्सिबल भी कह सकते हैं, तो डिपेंड कर रहा है कंडीशन क्या है। अब हमारे पास हीट कब ऐड नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते, अगर सपोज करके एक रूम क्लोज है तो उसमें हमारे पास क्या है, हीट अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो आ भी जाएगी, जाए भी इन भी होगी और आउट भी जाएगी। अगर हम सपोज करते हैं कि कोई इसमें हम क्या कर रहे हैं, डोर विंडोज सारे क्लोज कर रहे हैं, तभी यहाँ पर वॉल से हीट बाहर जा सकती है। अगर हम इसमें इंसुलेशन लगा लें, इंसुलेटर्स यूज करें, तो हमारे पास क्या होगा, जी सर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इंसुलेटर लगाएंगे तो हमारे पास हीट जो है निग्लिजिबल ना होने बराबर बाहर जाएगी, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगी। तो उस कंडीशन को बोला गया है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू 0, और वर्क डन कितना हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, या RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा से हमारे पास T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 होल पावर गामा माइनस 1, या कहाँ गया माउस, या P2 बाई ये रिलेशनशिप पे T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप पे ये कहाँ से आया, इस रिलेशनशिप को हमने आगे क्या किया, उस फार्मूला पुट किया जो हमारे पास जो फार्मूला था मेन स्टैंडर्ड P1 V1 अपॉन T1, तो उस फार्मूले से ये हमने रिलेशन निकाला T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 होल पावर गामा माइनस 1, या दिस इज इक्वल टू P2 बाई P1 होल पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये रिलेशनशिप पे आपको इनमें से कोई भी चीज़ आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो प्रेशर और डेंसिटी उसमें क्या होता है, रिलेट करते हैं, Cp बाई Cv गामा के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं तो, बट इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू देन प्रोसेस इज नोन एज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो हम पास क्या होगा, उसमें इसमें Cp बाई Cv नहीं होगा, बल्कि उसमें होगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा, जिसका हम रिलेशनशिप लेते हैं P बाय रो एन। रो एन क्या होगा, डेंसिटी होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया जाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। अब स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जब हम किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम को एनालाइज करें तो हमारे पास क्या करें, हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम में ऐड कर रहे हों, जैसे लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी जो है प्ले कर रही होती हैं वाइटल रोल। अब जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड को, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एंथैल्पी भी होती है जो वाइटल रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, तब हमारे पास एंथैल्पी हमें पता है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HU प्लस P बाय रो से, या H हमने दूसरा भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा जो था आपके पास एंथैल्पी का, कौन सा था एंथैल्पी का फार्मूला दूसरा था, याद है किसी को? ये वर्क के बराबर हो जाएगा P बाय, हाँ, एंथैल्पी का दूसरा फार्मूला क्या था जो आपने स्टैंडर्ड पढ़ा होगा? U प्लस PV। हाँ, U प्लस PV। ठीक है, तो ये वहां से निकला U प्लस PV से, V जो है 1 अपॉन रो के बराबर है, तो ये वहां से निकाला है HU प्लस PV से। तो HU प्लस PV सर वो एक बात पूछनी थी आपसे सर। जी हाँ सर, ये आप मिड के मार्क्स कब तक बताएंगे सर? तो मेरी कोशिश होगी कमिंग मंडे या ट्यूसडे को बता दूं। आज मैं फिर भी सॉल्यूशन कर लूँगा अपलोड। अभी मैंने दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, 4 सब्जेक्ट हैं, तो अभी दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर इंशाल्लाह आपका ही सब्जेक्ट स्टार्ट कर लूँगा फिर। चलें सर, बड़ी मेहरबानी सर। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर लूँगा, जैसे कि आप भले चेक कर लें अपने लिहाज से। ठीक है, ऐसा तो नहीं है किसी ने एक गलती की है सारों ने वही रिपीट की हुई हो, फिर तो फंस जाओगे। नहीं सर, ऐसा नहीं किया सर, हमने कोशिश बहुत अच्छी की थी पेपर करने की। सही है ना, तो किसी ने ऐसा किया, दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा किया है कि एक ने जो मिस्टेक की है फिर सारों 4-5 बंदों ने एक ही मिस्टेक की हुई है। तो सर थोड़ा सा आप भी लीनियंसी रखिएगा सर। तो मैंने एक आप भी क्वेश्चन लीनियंसी रखिएगा। फिर मैंने दूसरे में भी ऐसे थी, तो मैंने एक क्वेश्चन में मार्क्स काटे थे उनके, दूसरे में सेम रहने दिए। जी सर, आप थोड़ी लीनियंसी रखिएगा। तो मैंने एक में काट दिए थे उनके, तो इसलिए मैंने आप सबने कॉपी की है। दूसरे में भी थी लेकिन मैंने दूसरे में इग्नोर कर दी फिर मिस्टेक। मैं पूरे में करूँगा तो फिर फंस जाएंगे। जी सर।
तो एच यू प्लस पी सर वी। कुछ जी हाँ, सर कुछ कॉपी चेक कर ली मतलब आपने? आपकी मैंने अभी स्टार्ट करनी है, सॉल्यूशन बना लिया है, डाउनलोड कर लिया कापियाँ, लेकिन आपकी स्टार्ट करनी है अभी दूसरे सब्जेक्ट की, मेरा दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो सॉफ्ट फॉर्म में असल में मुश्किलात हो रही है, हार्ड फॉर्म में होती है तो जल्दी पता सर चल सकता है। सोल्यूशन आप अपलोड करेंगे क्लासरूम पे? उसी में गूगल LMS पे ही। ठीक है ठीक है ठीक, आज कर देगा। ठीक, चलें, सही है। जैसे आप अंदाजा लग जाएगा आपने कहाँ मिस्टेक की है या नहीं की, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। जी सर। अब आते हैं स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज। जैसे कि यहाँ पर बताता है कि एनालाइज करें किसी कंट्रोल वॉल्यूम को, तो हमारे पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी जो हमारे पास होती है वाइटल रोल प्ले कर रहे होती है। इसमें एंथैल्पी होती है जो उसको हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें एंथैल्पी भी कंसीडर की जाती है जब भी हमारे पास ये मूव कर होता है। एच इजिकल टू यू प्लस पी वी नॉर्मली हम लेते हैं फार्मूला, या एच यू प्लस पी बाय रो लेते हैं। जब भी हमारे पास लिक्विड मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो नॉर्मली ये केस होता है तो ये रिप्रेजेंट कर होता है टोटल एनर्जी को। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है इसमें साथ में कंसीडर एंथैल्पी भी करते हैं। एंथैल्पी जो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास कोई जेट इंजन मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होगी। कैसे, जैसे हमारे पास ऊपर है हाइट पे, लेकिन हमारे पास मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को उस कंडीशन में कंसीडर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास उसमें क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो इफेक्ट कर रही है, और दूसरा क्या होगा, एंथैल्पी को हम कंसीडर साथ में कर लेते हैं इन सच केसेस में। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन एंथैल्पी या स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। तो स्टैग्नेशन एंथैल्पी को हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट इज इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर बाय 2 से। ठीक है, तो स्टैग्नेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमारे पास निग्लिजिबल कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे कि लिक्विड हमारे पास मूव कर रहा है तो टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड स्ट्रीम पर यूनिट मास में। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये। तो इसमें क्या है, स्टैग्नेशन में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को निग्लिजिबल कंसीडर कर रहे होते हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी और एंथैल्पी वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये आपस में कंसीडर होते हैं। जैसे कि जेट इंजन ऊपर मूव कर रहे हैं हाइट पे, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें ये चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। अब बताएं एस्टिमेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कंसीडर करें एक स्टडी फ्लो है ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ डक्ट। ठीक है, अब हमारे पास कोई डक्ट है या नोजल है, इसमें स्टडी फ्लो है, तो हमारे पास क्या लिक्विड मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरी जगह पे, तो एरिया हमारे पास चेंज हो रहा है। तो ठीक है, एरिया चेंज हो रहा है तो लाजिम बात है, तो एरिया गैस जो मूव करेगी लाजिम बात है उसमें चेंजिंग आएगी वैसे वॉल्यूम में। ठीक है, क्योंकि ये इसका एरिया चेंज हो रहा है। तो अब बताओ वेयर द फ्लो टेक प्लेस एडियाबेटिकली नो शाफ्ट और इलेक्ट्रिक वर्क शोन इन फिगर। अब हमारे पास क्या है, फ्लो एडियाबेटिकली मूव कर रहा है और इसमें शाफ्ट वर्क नहीं, हमने शाफ्ट कोई भी नहीं लगाया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड एक्सपीरियंस करेगा लिटिल या नो चेंज इन एलिवेशन। ठीक है, तो ये हल्की फुल्की चेंजिंग होती है, एलिवेशन में इतनी ज़्यादा नहीं होती है इसकी हाइट में चेंजिंग, क्योंकि हमारे पास नोजल वगैरह हम कंसीडर करते हैं कि इस तरह से डिवाइस है जिसमें पास से जो एलिवेशन इतनी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसमें बताया है कि फ्लूइड लिटिल और नो चेंज इन एलिवेशन एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास की पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि एलिवेशन सेम ही है। तो हमारे पास क्या है, एनर्जी बैलेंस रिलेशनशिप हमें बताएगा ई इन कितनी हो रही है, ई आउट कितनी हो रही है। तब हमारे पास क्या लेते हैं, हम स्टैग्नेशन एंथैल्पी लेते हैं। H1 क्या है, यहाँ पर एंथैल्पी है, और V1 स्क्वायर अपॉन 2 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये बताया कि E1 इजिकल टू ई इन इजिकल टू ई आउट होगा। तो ई इन कितना है, यहाँ पर एंथैल्पी इन कितनी है और प्लस काइनेटिक एनर्जी इन कितनी है। तो वेलोसिटी लाजमी बात है चेंज होगी सेकंड पॉइंट पे। सर ये इक्वेशन कौन सी है, इसका नाम कोई है, ये जो आपने एंथैल्पी और प्लस V1 स्टैग्नेशन अपॉन। प्रॉपर्टीज की इक्वेशन है ये, ठीक है ना, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज की इक्वेशन है ये। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास स्टडी फ्लो डिवाइस से प्रॉपर्टीज मूव कर रही होगी विथ रेस्पेक्ट टू स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज या किसी हाइट पे, तो ये निकली हुई कहाँ से इक्वेशन है, ये हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट थर्मोडायनामिक फर्स्ट क्लास है, ये निकली हुई है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ले रहे होते हैं। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी ले होते हैं, उस इंटरनल एनर्जी में हमने एंथैल्पी यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। तो H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो H01 नाम दे दिया इसको पूरे को, इसको H02। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लो जो मूव कर रहा था डिफ्यूजर से या नोजल से, इस कंडीशन को नॉर्मली सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है,
अब बताओ एनी इंक्रीज इन फ्लूइड वेलोसिटी इन दिस डिवाइसेस क्रिएट एन इक्विवेलेंट डिक्रीज इन स्टैटिक एंथैल्पी। अगर हमारे पास प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, इसमें फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास एंथैल्पी जो हमारे पास है डिक्रीज होगी स्टैटिक। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होंगे। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो आपस में ये अपने आप को इक्विवेलेंट रखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रिलेशनशिप सही मिले। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एक्चुअल और आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन कंडीशन शो की गई हैं। तो यहाँ देखा जाए तो एक्चुअल स्टेट ये थी। अब हमारे पास हमने क्या किया, इसको पास किया है किसी डिफ्यूज़र से या नोजल से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, किसी भी डिफ्यूज़र से हमारे पास पास किया है या नोजल से हमने पास किया है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो यहाँ पर एक्चुअल स्टैग्नेशन कंडीशन आ रही है कुछ इस तरह आ रही होगी, प्रेशर चेंजिंग आ रही होगी, इतनी आ रही होगी कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। जैसे हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर हाइट एंथैल्पी है चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन बताई हुई है, अगर एंथैल्पी ज़्यादा है पहले तो नीचे हमारे पास जो एंट्रोपी शो की गई है ये ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि एंथैल्पी कम हो तो एंट्रोपी डिस्टर्बेंस कम होगी। इस तरह v²/2 हमारे पास चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये v²/2 बताया, यहाँ पर वेलोसिटी जो है कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसको शो किया गया है। अब बता रहा है कि आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन कंडीशन में क्या हो रहा है, ज़्यादा है, जबकि एक्चुअल में कम होता है ये। ठीक है, तो रियल में रिलेशनशिप ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पास फ्रिक्शन जो हो रही होती है वो भी वाइटल रोल प्ले कर रही होती है इन चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि इन चीज़ों में जो है वाइटल रोल प्ले कर रही है। इसकी सारी की थ्योरी जो है यहाँ पर लिखी है, ड्यूरिंग ए स्टैग्नेशन प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू एंथैल्पी। अब किसी भी स्टैग्नेशन प्रोसेस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड जो है हमारे पास एंथैल्पी में कन्वर्ट हो रही होती है, जो इंक्रीज करती है फ्लूइड टेम्परेचर और प्रेशर को। ठीक है, जैसे यहाँ पास इस तरह प्रोसेस होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड जो हमारे पास कन्वर्ट होती है एंथैल्पी में, तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्लूइड टेम्परेचर और प्रेशर को। जैसे यहाँ पास क्या होगा, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट द स्टैग्नेशन स्टेट आर कॉल्ड स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है फ्लूइड की किसी भी स्टैग्नेशन कंडीशन में, तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। इसमें एग्जांपल है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के, स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन डेंसिटी। मीन के उस चीज को हम जो नोट जो कर चीजें रहे हैं। चेंज हो रही होगी वो सब स्टेग्नेशन है। ठीक है ना, जिस चीज से कंसीडर कर रहे हैं वो स्टैग्नेशन है। जिस चीज से कंसीडर कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर से कंसीडर कर रहे हैं तो स्टैग्नेशन टेम्परेचर होगा, अगर प्रेशर से कंसीडर कर रहे हैं तो प्रेशर होगा, अगर डेंसिटी कर रहे हैं तो स्टैग्नेशन डेंसिटी होगा। तो ये बताया हुआ है इसमें, द स्टैग्नेशन स्टेट एंड द स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज आर इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट 0, मतलब यहाँ पर बताया है 0 से शो किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टैग्नेशन स्टेट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन स्टेट व्हेन द स्टैग्नेशन प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होगा तभी हमारे पास आइसेंट्रोपिक है। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल आप पढ़ना चाहे तो ये वाली जो इनिशियल डिटेल है तो ये आपको किस बुक में मिलेगी, ये वाली मिलेगी आपको, बल्कि फ्लूइड मैकेनिक्स बाय सेंजिल में मिल जाएंगी ये वाली, या राजपूत में भी मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो ये दोनों बुक में है, ये सेंजिल से लिया गया है। यहाँ पर जो इनिशियल स्लाइड में थी राजपूत से थी, ये वाला जो है सेंजिल से है। When the fluid approximate as an ideal gas, तो आप इस पर हीट जो एंथैल्पी होगी तो Cp T0 is equal to Cp T प्लस v²/2। इस इक्वेशन से हम रिलेट करते हैं। अगर फ्लूइड जो है अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं आइडियल गैस का विद स्पेसिफिक हीट से, ठीक है, इस पर हीट लेके हम कर रहे हैं, तो एंथैल्पी कैन बी रिप्लेस बाय Cp से करते हैं। जैसे हमारा इक्वेशन थी हमारे पास गिवन, जो हमारे पास, तो यहाँ पर स्टैग्नेशन ही बताया हुआ है कि Cp T0 को हम क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी यहाँ पर था, एंथैल्पी को हमने रिप्लेस कर लिया किससे, Cpt से। तो हमने क्या किया है, इसमें एंथैल्पी की जगह हमने Cpt लिख लिया है प्लस v²/2 सेम रहा। तो नॉर्मली हमारे पास क्या कर रहे हैं, Cp को हमारे पास डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आपने याद करनी है जिसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन टेम्परेचर की इक्वेशन, T0 इज इक्वल टू T प्लस v²/2 Cp। तो ये वाली इक्वेशन जो कहलाती है स्टैग्नेशन टेम्परेचर की इक्वेशन। सर ये सीपीटी की जगह इंथैल्पी आनी चाहिए थी। हाँ, एंथैल्पी की जगह हमने Cpt लिख लिया। यहाँ पर देखें हमारे पास h1v1²/2 था, तो हमारे पास क्या कर दिया, Cp T0 इज इक्वल टू Cpt प्लस v²/2। तो हमने क्या कर दिया है, एंथैल्पी की जगह Cpt से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो Cp को हमने होल डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास T0 इज इक्वल टू T प्लस v²/2 Cp आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन है T0 प्लस v²/2 Cp, इसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन टेम्परेचर या टोटल टेम्परेचर। तो ये रिप्रेजेंट टोटल टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस
अटेंड कर रहा है, कितना कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है, जो अब्रॉड कर रहे हैं रेस्ट पे लाने के लिए एडियाबेटिकली। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बता रहा है कि वी स्क्वायर बाय 2cp क्या होगा, ये टेम्परेचर राइज कर रहा है ड्यूरिंग सच प्रोसेस, डायनामिक टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। ये डायनामिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। ठीक है, वी स्क्वायर जो अब पर रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से। अब बताया कि एग्जांपल लिया गया है कि डायनामिक टेम्परेचर कैसे है। फॉर एग्जांपल डायनामिक टेम्परेचर ऑफ एयर फ्लोइंग एट 100 मीटर पर सेकेंड जो हो रहा है हमारे पास कितना होगा, इसको इसने कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, 1.005 क्या थी, स्पेसिफिक हीट थी, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हम 100 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इतनी होगी 5। ठीक है, तो 5 केल्विन। ठीक है, तो देयरफॉर व्हेन एयर एट 100 केल्विन एंड 100 मीटर से अब्रॉड कर रहे हैं रेस्ट पे, तो एडियाबेटिकली कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल ज़्यादा आप बुक से पढ़ लेना। अभी मेनली हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, स्टेक्शन प्रॉपर्टीज़ में प्रेशर का क्या फार्मूला होगा, तो उसका बताया हुआ है पी नॉट बाई पी इज इक्वल टू टी नॉट बाई टी होल पावर के अपॉन के माइनस 1। तो ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, एडियाबेटिक प्रॉपर्टीज से आया। कंटिन्यू करें या आ रहे हैं और करें सर, कंटिन्यू करें। तो हमारे पास क्या है, अब स्टेग्नेशन प्रेशर बताया हुआ है। जब भी हम फ्लूइड को रेस्ट पे लाए आइसेंट्रोपिकली तो उसको हम बोलते हैं स्टेग्नेशन प्रेशर। तो इसका फार्मूला जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट बाई पी इज टी नॉट बाई टी होल पावर के अपॉन के माइनस 1। ये कहाँ से है, जो हमने ये वाले जो फार्मूले पढ़े थे जो रिपीट की थी, तो इनमें से आया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए T2 बाई T1 इज P2 बाई P1 होल पावर के गामा माइनस 1 अपॉन गामा था, तो ये बुक दूसरा था, तो इसमें के यूज़ किया गया है, के माइनस 1 अपॉन के अपॉन के माइनस 1। तो ये यूज़ किया गया, यहाँ से आया है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर के माइनस 1 अपॉन के था पी के ऊपर, तो उस तरफ जाएगा तो वहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। पी नॉट बाई पी इज टू टी नॉट बाई टी होल पावर के अपॉन के माइनस 1, या टी नॉट बाई टी इज इक्वल टू पी नॉट बाई पी होल पावर के माइनस 1 अपॉन के। तो इस तरह आप रिलेशनशिप को आप कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्या है, हमें पता है कि डेंसिटी के फॉर्म में भी ये फार्मूला हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले में ये इस तरह था कुछ, v1 बाई v2 ऑल पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू t2 बाई t1 था। ठीक है, तो उससे ये हमने डेंसिटी का निकाला हुआ है। ठीक है ना, तो रो नोट बाय रो इज इक्वल टू टी नोट बाई टी होल पावर 1 अपॉन के माइनस 1, क्योंकि वी नोट अपॉन v2 बाई v1 था, तो उसमें गामा माइनस 1 उस तरफ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। इस तरह ये फार्मूला हमने निकाल दिया, रो नोट बाय रो इज इक्वल टू टी नोट बाई टी होल पावर 1 अपॉन के माइनस 1। तो जब भी हम हमारे पास स्टेग्नेशन एंथैल्पी यूज करें तो हमारे पास
काइनेटिक एनर्जी को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एनर्जी इन और आउट से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो इसमें क्या लेते हैं, क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन प्लस एंथैल्पी कितनी है और प्लस प्रेशर एनर्जी हमारे पास कितनी है, ऐसे क्यू आउट प्लस वर्क आउट प्लस एंथैल्पी कितनी है सेकंड पॉइंट पे और प्रेशर एनर्जी कितनी है। और H01 और 02 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्टेगनेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 से, ठीक है ना। H1 और H2 ये हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये वो वाली कंडीशन बताई गई है इसमें स्टेगनेशन में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्यू इन माइनस क्यू आउट हमें बताया हुआ है कि ये क्यू इन माइनस क्यू आउट को हमारा एक तरफ ले लिया, प्लस डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी प्लस जी जेड टू माइनस जेड वन हम ले लेते हैं नॉर्मली। तो ये एच नोट की जगह हमने सी पी डेल्टा टी से हमारे पास H02 और G01 की जगह ये रिप्रेजेंट कर दिया है, जैसे कि सी पी डेल्टा टी से और जी जेड वन माइनस जेड टू से। तो स्टेगनेशन ये रिलेशनशिप है, प्रॉपर्टीज ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये एक से दूसरी प्रॉपर्टीज किस तरह फाइंड आउट करना है। इस पे आज एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बकाया बाद में करेंगे। जैसे बताया गया है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। जैसे बताया गया एक एयरक्राफ्ट है जो फ्लाइंग कर रहा है, एट क्रूजिंग स्पीड कितनी है इसकी 250 मीटर पर सेकेंड और अल्टीट्यूड बताया हुआ है 5000 मीटर है। वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 54.05 किलो पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, एंड एम्बिएंट एयर टेम्परेचर इज 255.7 केल्विन। अब जैसे कि हम हाइट पे गए तो वहाँ पर टेम्परेचर लाजिम बात है कम होगा, तो कितना है 255 केल्विन है, मतलब कि 0 डिग्री से भी कम है। द एम्बिएंट एयर इज फर्स्ट डिक्लेरेटेड इन अ डिफ्यूजर। अब बताया एक डिफ्यूजर यूज किया गया है, यहाँ पर एक क्या है डिफ्यूजर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है एम्बिएंट एयर जो हमारे पास क्या किया हमने इनकी है, तो उसमें क्या है एम्बिएंट एयर डिक्लेयर की गई है डिफ्यूजर में बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। पहले क्या है हमारे पास डिफ्यूजर लगा जिसमें हमारे पास इंटर की है, तो इसमें डिक्लेयर की है, फिर हमारे पास क्या किया है इसको एयर को हमने बिफोर कंप्रेसर, फिर हमारे पास क्या होगा कंप्रेसर में ये जाएगी, डिफ्यूजर पे कंप्रेसर लगा हुआ है, इसमें डिक्लेयर किया है, फिर हमारे पास कंप्रेसर में इसको इन करवाया है। अप्रोक्सीमेट बोथ द डिफ्यूजर एंड कंप्रेसर टू बी आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो हमने बताया है कि ये दोनों क्या है आइसेंट्रोपिक है, डिफ्यूजर और कंप्रेसर। तो हमने डिटरमाइन करना है स्टैग्नेशन प्रेशर एट द कंप्रेसर इनलेट, हमने स्टैग्नेशन प्रेशर फाइंड आउट करना है एट द कंप्रेसर इनलेट पे, मतलब P01 और P प्रेशर बताना है एट कंप्रेसर इनलेट पे। द रिक्वायर्ड कंप्रेसर वर्क पर यूनिट मास, और कंप्रेसर का वर्क हमने बताना है कितना हुआ है इफ द स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो ऑफ द कंप्रेसर इज 8, तो हमारा प्रेशर रेशियो जो हमें बताया हुआ है वो 8 है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हमें पता है, इसमें हीट कौन सी होती है हमारे पास, इसमें हीट Cp जो है 1.005 किलो जूल पर केजी होती है डिग्री केल्विन रूम टेम्परेचर पे, इसमें हीट होती है, ठीक है। तो वो इतनी होती है और केज की वैल्यू हमारे पास लेते हैं, या गामा की वैल्यू 1.4 नॉर्मली ले रहे होते हैं। आपने ये थर्मो में पढ़ा होगा और आईसी इंजन में पढ़ा होगा कि के की वैल्यू 1.4 नॉर्मली ले रहे होते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है टी नॉट जो हमने स्टैग्नेशन टेम्परेचर पढ़ा था उसका फॉर्मूला T1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 Cp, ठीक है। तो टेम्परेचर में बताया 255, तो 255 हमने लिख लिया, प्लस वेलोसिटी बताई है हमारे पास क्रूजिंग स्पीड कितनी 250 8.1, तो हमने 250 ली गई क्योंकि हमने 8.1 पे ये प्रेशर टेम्परेचर और ये चीज़ें बता दी हैं, 250 है, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 Cp, 2 इंटू Cp कितना है 1.005, ठीक है। तो हमारे पास ये इससे हमने क्या किया है ये हमने फाइंड आउट कर लेंगे कितनी आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आएगी ये, ठीक है 250 से हमारे पास ये डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगी 286.8 केल्विन, ठीक है। तो हमने यूनिट को मेंटेन करने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर तो 250 था, यहाँ पर बल्कि सही है 250 था, तो 1000 से डिवाइड नहीं करें तो कितना होगा इसका आंसर 250 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.05, तो 2 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है आंसर देखें, तो हमारे 1000 से डिवाइड करना होगा लाजमी बात है, किलो जूल पर केजी है, तो हमने इसको किलो जूल पर केजी केल्विन में किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यूनिट को मेंटेन रखने के लिए इसको हमने 1000 से डिवाइड किया, तो 286.6 केल्विन हो गया। इस तरह आपने क्या हुआ, अब स्टैग्नेशन प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब स्टैग्नेशन प्रेशर का हमारे पास रिलेशनशिप हमें गिवन है,
जब टेम्परेचर हमें गिवन हो T1 बाई T01 T01 गिवन है तो हम प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा P01 अपॉन P1 इज इक्वल टू T01 अपॉन T1 होल पावर K अपॉन K माइनस 1 से, ठीक है। तो प्रेशर हमें कितना गिवन है, प्रेशर 54.05 जो अभी मैंने फार्मूले पढ़े थे वही वाले यूज़ कर रहे हैं। तो प्रेशर कितना है 54.05 डिवाइड इनटू टी कितना है 286.8, ठीक है। तो ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया डिवाइड बाय दूसरा 255 था तो 255 तो उससे हमारे पास 80.77 किलो पास्कल ये आ गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर ऑफ एयर वुड इंक्रीज बाय 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड बताया हुआ है, इतना इंक्रीज हो रहा है। एंड द प्रेशर बाय 26.72, प्रेशर पहले कितना था हमारे पास, ये था 54, तो बताया कि इन दोनों डिफरेंस निकाल के इतना बढ़ रहा है, जबकि एयर डिग्रेड हो रही है 250 से कम हो रही है, 0 पे आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, कंप्रेसर वर्क का हमने डिटरमाइन करना है। तो हमें पता है कि कंप्रेसर में क्या होता है, बाउंड्री मूव कर रही होती है। तो हमारे पास कंप्रेसर वर्क जो हमारे पास ले रहे होते हैं CP डेल्टा T से, क्योंकि हमारे पास इसमें बाउंड्री वर्क का नहीं जिक्र किया गया, बल्कि अगर हमारा बाउंड्री मूविंग का बताता और कितना चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, फिर हम ले रहे होते हैं। अभी वॉल्यूम का इसने कुछ भी नहीं बताया, इसलिए हम क्या ले रहे हैं W इज CP डेल्टा T से, ठीक है। तो WCP डेल्टा T से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट हमने क्या करना है, अब कंप्रेसर का बताया हुआ है, यहाँ पर पहले कंडीशन ली थी डिफ्यूजर की, ठीक है। अब हमारे पास कंप्रेसर का बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाएगा, यहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद हमारे पास कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसमें कितनी वेरिएशन आएगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो कंप्रेसर बताया तो हमें यहाँ P2 या T2 हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो T2 का हमने रिलेशनशिप निकाला हुआ है, T2 अपॉन T1 इज P2 बाई P1 होल पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा से। तो T02 हमारे पास निकल जाएगा, T1 क्या है 286.8। अब हमारे पास रेशियो बताया हुआ है प्रेशर का कितना है, यहाँ पर बताया हुआ है जो कंप्रेसर प्रेशर रेशियो है, स्टिग्नेशन प्रेशर रेशियो 8 है, तो वो हमने पुट कर लिया यहाँ पर इंटू 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, तो 519.5 केल्विन ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया कंप्रेसर में हम कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, तो ये देखें टेम्परेचर बढ़ गया है यहाँ पर, तो कितना बढ़ा है 519.5 केल्विन हो गया, तो अच्छा खासा टेम्परेचर में वेरिएशन आ गई। तो वर्क पर यूनिट मास जो हम डिटरमाइन करते हैं W इज इक्वल टू CP डेल्टा T से, तो CP कितना 1.005 और कितना टेम्परेचर था 519.5 माइनस 286.8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 233.9 किलो जूल पर kg, ठीक है। तो ये वाला जो है वर्क हमारे पास ये टेम्परेचर आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें भले, आज का सेशन का टाइम भी कंप्लीट हो गया है, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें भले। समझ में आ गया न्यूमेरिकल ये, न्यूमेरिकल समझ में आ गया ये? यस सर। चले सही है, ये सेंजिल से, सेंजिल में आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक है, इंशाल्लाह फिर कल आगे पढ़ेंगे इसका। होपफुली ये वाला चैप्टर हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें, फ्लो थ्रू नोजल वगैरह जो भी है, तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम टर्बो मशीनरी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लें। टर्बो में जैसे कि टर्बाइन के थ्रू फ्लो होंगे या दूसरी चीज़ों के थ्रू फ्लो होंगे, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वो लाजमी बात है 2 से 3 लेक्चर वो भी लेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक है सर। ये लेक्चर स्लाइड LMS पे डाल दीजिएगा, लेक्चर चले, मैं ये स्लाइड। डाल दूंगा, चले सही है, ठीक है। ओके सर। चलें, अल्लाह हाफिज़। मेरा अभी दूसरा सेशन है इंशाल्लाह, आप भी दूसरी क्लास लें, आपकी भी होगी। ओके सर। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़।